नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का। हम लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले जान लेते हैं महामारी के ताजा अपडेट को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 12,41,634 हो गई है। आपको बता दें कि सक्रिय केसों की संख्या 4,26,875 पहुंच गई है। अच्छी बात यह है कि 7,84,439 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 29,906 लोगों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र, जो कि अभी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, वहां पर 3,37,607 मामले हो गए हैं, जबकि तमिलनाडु में 1,86,492 मामले हैं। दिल्ली वहीं तीसरे नंबर पर है जहां पर 1,26,323 मामले हैं और कर्नाटक में 75,833 मामलों के साथ चौथे नंबर पर बना हुआ है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने रिमोट से किया है प्रोजेक्ट का शुभारंभ। कहा कि नॉर्थ ईस्ट में ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। मणिपुर की गवर्नर नजमा हेपतुल्ला, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और उनकी कैबिनेट के अन्य सदस्य, सांसद और विधायक ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है। दिनों दिन मेरा ये विश्वास इसलिए गहरा हो रहा है क्योंकि अब पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति की स्थापना हो रही है। दोस्तों आपको बता दें कि त्रिपुरा और मिजोरम में भी युवाओं ने अहिंसा का रास्ता अपना लिया है। अब ब्रू रियांग शरणार्थी एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, एक तरफ जहां मणिपुर में ब्लॉकेड इतिहास का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि पैसा कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन ईज ऑफ लिविंग पर सबका हक है, हर गरीब का हक है। इसलिए बीते 6 वर्षों में भारत में ईज ऑफ लिविंग का भी एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप और दूसरी अन्य ट्रेनिंग के लिए अब यहीं पर अनेक संस्थान बन रहे हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनने से मणिपुर देश के स्पोर्ट्स टैलेंट को निखारने के लिए एक बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, योगी आदित्यनाथ कैबिनेट का फैसला, 1 वर्ष में उद्योग न लगाया तो निरस्त होगा भूमिखंड। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संक्रमण काल में भी उद्योगों को तमाम राहत देने के साथ ही सरकार औद्योगिकीकरण के लिए व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में जुटी हुई है। लंबे समय तक खाली पड़े औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि अब 1 वर्ष में यदि उद्यमी ने वहां पर इकाई लगाना शुरू नहीं किया तो भूखंड का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन के कारण घोषित हुए 3 दिवसीय राजकीय शोक के चलते मंगलवार को कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकी। ऐसे में कुछ प्रस्ताव कैबिनेट बाय सर्कुलेशन मंजूर कराए गए। इनमें औद्योगिक विकास विभाग के 3 प्रस्ताव प्रमुख हैं। आपको बता दें कि औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि अभी तक औद्योगिक भूखंड पर इकाई लगाने के लिए काफी समय दिया जाता था, उसके बाद समय विस्तारण शुल्क के भुगतान से समय दे दिया जाता था। सरकार चाहती है कि भूखंड को निवेश के मकसद से नहीं बल्कि उद्योग लगाने के लिए ही आवंटित कराएं ताकि औद्योगिक विकास को गति दी जा सके। इसके लिए ही निर्णय किया गया है कि अब 1 वर्ष के अंदर आवंटित भूभाग पर उद्योग लगाने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। इसके बाद आवंटन को निरस्त कर दिया जाएगा। इसी समय सीमा के अनुसार ही विस्तारण आदि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में लॉजिस्टिक उद्योग को भी बढ़ावा देने का मकसद है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, रेलवे स्टेशन पर यात्री खरीद सकेंगे बेडशीट, पीपीई किट और सैनिटाइजर। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संक्रमण से बचाव के लिए रेलवे ने इन दिनों ट्रेनों में यात्रियों को चादर और बेडशीट देना बंद कर दिया है। अब इसकी पूर्ति के लिए रेलवे ने अलग से तैयारी की है। वैसे भी रेलवे इन दिनों अपनी आय को बढ़ाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है। इसी कड़ी में रेलवे स्टेशन पर महामारी कियोस्क बनाए जाएंगे। वहां पर यात्री अपने लिए बेडशीट, कंबल, पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर आदि खरीद सकेंगे। मध्य प्रदेश स्थित रतलाम रेल मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव को डीआरएम विनीत गुप्ता ने मंजूरी दे दी है। रतलाम की ही एक फर्म को काम सौंपा गया है। मंडल में रतलाम के अलावा प्रदेश के इंदौर और उज्जैन स्टेशन पर भी कियोस्क खोले जाएंगे। इससे रेलवे को सालाना 3.60 लाख रुपए की आय होगी। दोस्तों आपको बता दें कि पहले एक्सप्रेस, राजधानी और शताब्दी ट्रेनों के एसी कोच में यात्रियों को सफर के दौरान कंबल, बेडशीट और तकिया दिया जाता था। कोच अटेंडेंट संबंधित यात्रियों की बर्थ पर पहुंचकर ये सामग्री देने के बाद सफर खत्म होने के बाद इसे वापस लेकर धुलाई के लिए भेज देते थे। मार्च में महामारी संक्रमण बढ़ने पर रेलवे ने ये व्यवस्था बंद कर दी।
ट्रेनों का परिचालन बंद होने के बाद जब दोबारा स्पेशल ट्रेनें और राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई, तब से यात्रियों को अपने स्तर पर चादर और बेडशीट साथ लेकर चलने की गाइडलाइन जारी की गई। दोस्तों आपको बता दें कि प्रस्ताव में जो सामग्री बेची जानी है उसमें चादर, बेडशीट, तकिया खोल, चादर, पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर, महामारी चश्मे भी शामिल होंगे। इन सामग्रियों की दर 50 से लेकर 250 रुपए तक रहेगी। शर्तों के मुताबिक रेलवे कर्मचारी को छूट देना होगा, जबकि अन्य यात्रियों को भी निर्धारित दर पर ही सामग्री बेचना होगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, इस राज्य में सितंबर से खुल सकते हैं स्कूल, छात्र और पेरेंट्स यहाँ पढ़े अपडेट। दोस्तों आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी चल रही है। सरकार कोशिश कर रही है कि 5 सितंबर से स्कूल खोले जाएं। हालांकि अभी ये तारीख फाइनल नहीं की गई है, क्योंकि सरकार का कहना है कि उस वक्त महामारी की वजह से जैसा हालात होगा उस पर फैसला किया जाएगा। ये जानकारी राज्य के शिक्षा मंत्री ने दी है। दोस्तों आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने की तारीख 5 सितंबर 2020 निर्धारित की है। हालांकि ये अंतिम निर्णय वास्तविक समय की स्थिति के आधार पर लिया जाएगा कि उस वक्त महामारी की वजह से जैसे हालात होंगे उस आधार पर ये फैसला लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक स्कूल फिर से खुलते हैं तब तक मिड डे भोजन के बदले में छात्रों को राशन उनके घरों में आपूर्ति की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि इस साल आंध्र प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में एलकेजी और यूकेजी कक्षाएं शुरू करने की योजना बना रही है। दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में मार्च से महामारी संक्रमण फैलने की वजह से स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि स्थितियां ठीक होने के बाद जुलाई में स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन हर दिन हजारों की संख्या में आ रहे महामारी के मामलों की वजह से स्कूल कॉलेजों के खोलने के फैसले को फिलहाल टाल दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, राहुल का प्रधानमंत्री पर तंज, कहा कि मोदी सिर्फ अपनी छवि बनाने में जुटे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर तंज करते रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी वीडियो सीरीज सत्य का सफर राहुल गांधी के साथ के जरिए सरकार को निशाने पर लिया है और इस सीरीज की तीसरी कड़ी आज जारी की है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस वीडियो में चीन से निपटने के बारे में बताया है। राहुल ने कहा कि अगर आप उनसे निपटने के लिए मजबूत स्थिति में हैं, तभी आप काम कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि आप उनसे वो हासिल कर पाएंगे जो आपको चाहिए और ये सचमुच में किया जा सकता है, लेकिन अगर चीन ने कमजोरी पकड़ ली तो फिर ये गड़बड़ है। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने कहा कि सबसे पहले बात तो ये है कि आप बिना किसी दृष्टिकोण के चीन से निपट नहीं सकते। मैं केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोण की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से है। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं चिंतित हूँ क्योंकि एक बड़े अवसर को गंवाया जा रहा है, क्योंकि हम दूर की नहीं सोच रहे और हम आंतरिक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। हम आपस में मुकाबला कर रहे हैं। राजनीति में देख लीजिए, पूरे दिन भारतीय आपस में ही मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मेरे प्रतिद्वंदी हैं और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनसे सवाल पूछूं और दबाव डालूं ताकि वो काम कर सके। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि दृष्टिकोण नहीं है, इसीलिए चीन हमारी जमीन पर घुसा हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अब बैंक कर्मचारियों को मिलेगी 15% ज्यादा सैलरी और IBA की वेतन वृद्धि को लेकर हुई सहमति। दोस्तों आपको बता दें कि बैंकिंग सेवाओं के इतिहास में वेतन वृद्धि को लेकर चल रही अटकलों पर 22 जुलाई 2020 को तब विराम लग गया जब IBA और UFBU के बीच सुबह से चल रही बातचीत के बाद देर शाम 15% की वेतन वृद्धि पर समझौता हो गया। मुंबई में भारतीय स्टेट बैंक के मुख्यालय में एक बैठक के बाद इसका निर्णय लिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि IBA और UFBU के बीच बातचीत का दौर मई 2017 से चल रहा था और वेतन वृद्धि 1 नवंबर 2017 से प्रस्तावित थी। आपको बता दें कि इस समझौते से बैंकों पर 7,900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक बोझ बढ़ेगा। ये फैसला बैंक प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन IBA और बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों के यूनियनों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी कि UFBU के सदस्यों के बीच बैठक में लिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंकों सहित 37 बैंकों ने अपने कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के बारे में निर्णय लेने के लिए IBA को अधिकार दिया हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की चेतावनी, 2 हफ्ते में भारत पर फिर आ सकता है संकट। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में अभी टिड्डियों का उत्पात खत्म नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की एक बड़ी एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अगले 2 हफ्तों में टिड्डियों का एक बड़ा दल फिर भारत में आ सकता है। टिड्डियों का ये दल भारत के पश्चिमी छोर से करीब 4000 किलोमीटर दूर से आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दी है कि अफ्रीकी देश सोमालिया से टिड्डियों का एक बड़ा समूह उत्तर पूर्व की तरफ निकला है। यह दल 2 हफ्तों में भारत और पाकिस्तान की सीमा में पहुंच जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि ये भारत और पाकिस्तान सीमा के दोनों तरफ अपना प्रजनन केंद्र स्थापित करेंगे। यहाँ पर प्रजनन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये अगली जगह चले जाएंगे, लेकिन इस दौरान ये जिस इलाके में रहेंगे उस इलाके में फसलें बर्बाद हो जाएंगी।
दोस्तों आपको बता दें कि FAO के मुताबिक सोमालिया से आ रहे टिड्डियों का यह दल राजस्थान और उसकी सीमाओं से सटे इलाकों में उत्पात कर सकता है। शुरुआती तैयारी की जाए तो फसलों को बचाया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अमेरिका में बैन के करीब टिकटॉक, अमेरिकी इन्वेस्टर्स खरीद सकते हैं ये ऐप। दोस्तों आपको बता दें कि शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक भारत में बैन हो चुका है। अमेरिका में भी इस ऐप को लेकर सख्ती बरती जा रही है और जल्द ही बैन किया जा सकता है, क्योंकि इस ऐप का यूजर बेस भारत और अमेरिका में काफी ज्यादा है। ऐसे में इसकी पेरेंट कंपनी बाइटडांस इस ऐप के फ्यूचर को लेकर चिंतित है। आपको बता दें कि द इंफॉर्मेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई अमेरिकी इन्वेस्टर्स टिकटॉक को खरीदने का ऑप्शन तलाश कर रहे हैं। इनमें अमेरिका के वो इन्वेस्टर भी शामिल हैं जिनका अच्छा खासा स्टेक टिकटॉक की पेरेंट्स कंपनी बाइटडांस में है। दोस्तों आपको बता दें कि इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट के मामले की जानकारी रखने वाले कुछ लोगों के हवाले से कहा गया है, बाइटडांस यूएस के कुछ इन्वेस्टर्स कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के साथ टिकटॉक के ज्यादातर स्टेक खरीदने की बातचीत कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है, यानी कि टिकटॉक को कोई अमेरिकी इन्वेस्टर खरीद लेता है, तो इस स्थिति में इस ऐप के भारत में फिर से आने का रास्ता आसान हो सकता है। अगर अमेरिकी इन्वेस्टर इसका ज्यादा से ज्यादा स्टेक खरीद लेते हैं तो अमेरिका में भी ये ऐप बैन होने से बच सकता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि आज धरती के नजदीक होगा दुर्लभ धूमकेतु। दोस्तों आपको बता दें कि दुर्लभ धूमकेतु आज यानी कि 23 जुलाई को पृथ्वी के सबसे करीब होगा। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने इसे न्यू वाइज का नाम दिया है। यह कितना दुर्लभ है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब ये 6500 साल बाद नजर आएगा। नीली और हरी रोशनी वाले इस धूमकेतु को बीते 27 मार्च को खोजा गया था। 3 जुलाई को यह सूर्य का चक्कर लगाकर सीधे पृथ्वी की ओर चला आ रहा है। हालांकि अंतरिक्ष की भाषा में करीब भी बहुत दूर होता है। 23 जुलाई को इसकी धरती से दूरी 200 मिलियन किलोमीटर रह जाएगी, यानी कि 20 करोड़ किलोमीटर। यह पृथ्वी और चांद की दूरी का सैकड़ों गुना अधिक फासला है। चांद हमसे 3 लाख किलोमीटर दूर है। दोस्तों आपको बता दें कि जब ये पृथ्वी के करीब से गुजरेगा तब इसकी चमक उतनी नहीं रह जाएगी जो अभी नजर आ रही है, ये थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे जैसे ये सूरज से दूर होगा इसकी लंबी पूंछ भी उतनी ही छोटी आकार की हो जाएगी। धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहा जाता है। इसकी पूंछ धूल, बर्फ, चट्टान आदि का जोड़ होता है जो सूरज की रोशनी के संपर्क में आकर चमक उठता है। 20 जुलाई तक यह बुध ग्रह की कक्षा में दाखिल हो चुका था। गत 3 जुलाई को सूर्य के सबसे निकट था। दोस्तों आपको बता दें कि इसका सिस्टम ये है कि हमारे सौर मंडल की भीतरी कक्षाओं को पूरा करने में इसे पूरे 4500 साल लग जाते हैं। यह स्थिति भी तब है जब इसकी रफ्तार 40 मील प्रति सेकंड है। बाहरी कक्षाओं को पार करने में इसे पूरे 6500 साल लग जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि राम मंदिर निर्माण में पूरी दुनिया के लोगों को योगदान देने की अनुमति मिले। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियों के बीच अमेरिका स्थित एक प्रवासी भारतीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि राम मंदिर निर्माण में दुनिया भर के प्रवासियों को योगदान देने की अनुमति प्रदान करें। भारतीय मूल के अमेरिकी एक्टिविस्ट और जयपुर फुट यूएस के प्रमुख प्रेम भंडारी ने कहा कि करीबन 3.2 करोड़ प्रवासी भारतीय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। उनमें से ज्यादातर मंदिर निर्माण में योगदान करना चाहते हैं। भंडारी ने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसी व्यवस्था करें ताकि जो प्रवासी भारतीय योगदान देना चाहे वह दे सके। यह राशि 10 से 100 अमेरिकी डॉलर का अंशदान हो, जिसे जो भी करना चाहे वे कर सके। साथ ही कहा कि प्रवासियों से एकत्र धन सीधे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जमा होना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले महीने आम लोगों के लिए महामारी वैक्सीन उपलब्ध कराएगा रूस। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के लोगों को इसकी वैक्सीन का इंतजार है। वैक्सीन बनाने की रेस में भारत, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, चीन जैसे देश आगे चल रहे हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन काफी चर्चा में है, जिसके पहले और दूसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की तैयारी चल रही है और इस वैक्सीन का उत्पादन भी शुरू किया जा चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ दिन पहले रूस की सेचनोव यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन के सफल होने का दावा करके दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इस वैक्सीन के बारे में ताजा रिपोर्ट आ रही है कि आम लोगों के लिए रूस इसे अगले महीने उपलब्ध करा देगा। दोस्तों आपको बता दें कि रूस ने पिछले दिनों महामारी की पहली वैक्सीन बना लेने का दावा किया था। कहा तो चीन, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश इस रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन रूस के दावे ने सभी को चौंका दिया। वैक्सीन बनाने के रूस के दावे से लोग काफी हैरान भी थे। रूस पर वैक्सीन संबंधी रिसर्च चुराने के प्रयास का आरोप भी लगाया गया, जिससे कि रूस ने साफ इनकार कर दिया। बहरहाल रूस के स्वास्थ्य मंत्री के हालिया बयान के आधार पर कहा जा रहा है कि रूस में महामारी की वैक्सीन जल्द ही सामने आ सकती है। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि तीसरे यानी कि अंतिम चरण के ह्यूमन ट्रायल के पहले ही महामारी की वैक्सीन आम जनता के लिए
उपलब्ध हो सकती है। इस वैक्सीन का एडिशनल क्लिनिकल रिसर्च भी साथ साथ होता रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, LIC दे रहा है सस्ते में घर खरीदने का मौका, इन ग्राहकों को सीधा फायदा। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संकट काल में घर खरीदना अब बेहद आसान हो गया है। दरअसल कई बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने होम लोन पर ब्याज दर कम कर दिया है। महामारी में कई बैंकों ने तो 2 से 3 बार ब्याज की दरों में कटौती की है। इस लिस्ट में भारतीय जीवन बीमा निगम की कंपनी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम भी शामिल हो गया है। दरअसल LIC हाउसिंग फाइनेंस ने होम लोन की ब्याज दर में एक बार फिर से कटौती की है। दोस्तों आपको बता दें कि अब होम लोन लेने वाले नए ग्राहकों के लिए ब्याज दर 6.90% हो गई है। LIC हाउसिंग फाइनेंस की यह अब तक की सबसे निम्न ब्याज दर है। जिन ग्राहकों का सिबिल स्कोर 700 अथवा इससे अधिक होगा, उन्हें इस दर पर होम लोन उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।